जब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो किसी भी ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और दूसरा एक कंपोनेंट हो सकता है जिसको एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन पेशेंट के लिए अल्टीमेटली दोनों को समझना ज़रूरी है। मेरा फोकस सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पे ज़्यादा रहेगा। तो सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में एक कॉम्प्लिकेशन जिसे हम लोग बोल सकते हैं पेन। तो एक है कि पेन क्या ऑपरेशन के दौरान महसूस होगा और ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया या बेहोशी है, रीजनल एनेस्थीसिया जिसमें स्पाइनल रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगा के दिया जाता है, या लोकल एनेस्थीसिया जो ऑपरेशन के एरिया में इंजेक्शन देते हैं, तो ये उस हिस्से को या तो पेशेंट को बेहोश कर देता है या इस हिस्से को सुन्न कर देता है, तो आपको कोई दर्द नहीं होता है या नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद डेफिनेटली पेन होता है, हो सकता है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इन एडवांस प्लान करके चलते हैं पेन की मेडिसिन्स। तो वो पेन की मेडिसिन्स बड़े ऑपरेशन के बाद इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती हैं और छोटे ऑपरेशंस में टैबलेट की फॉर्म में। और जो इंजेक्टेबल मेडिसिन्स हैं धीरे धीरे 2-3-4 दिन के बाद में वो इंजेक्शंस को बंद करके टैबलेट पे स्विच किया जाता है। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन से धीरे धीरे हम हल्की मेडिसिन पे जाते हैं और 3 से 5 दिन या 7 दिन के बाद ज़्यादातर केसेस में पेन की मेडिसिन बंद हो जाती है। कोई रेयर केस होता है कि जिसमें उससे ज़्यादा पेन की मेडिसिन देनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो पेन की मेडिसिन है वो एक रेगुलर इंटरवल पे देना पड़ता है। कोई दवाई 6 घंटे या 8 घंटे काम करती है तो उसको दिन में 4 बार या 3 बार ऐसे लेना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। अगर आप वेट करेंगे कि पेन दोबारा से आएगा और तब मेडिसिन लेंगे तो हमेशा एक पीरियड होगा जिसमें आपको पेन महसूस होगा। वो नॉर्मली हम अवॉइड करना चाहते हैं। अब हम आते हैं दूसरी और कॉम्प्लिकेशंस पे। तो एक कॉम्प्लिकेशन जो हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं वो होता है कि ऑपरेशन के दौरान एक तो जो हिस्सा है जिसको हमें ऑपरेट करना है और उसके आसपास बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, तो उनको इंजरी या डैमेज हो सकता है क्या। जैसे कहीं भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं उसके आसपास में ब्लड वेसल्स हो सकती हैं, नर्व्स हो सकती हैं, दूसरे ऑर्गन हो सकते हैं और थ्योरेटिकली ये पॉसिबिलिटी है कि कभी वो डैमेज हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो थायराइड सर्जरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, जिसमें एक नर्व होती है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है जो वॉइस की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, और एक होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स जो बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह शरीर के हर हिस्से में खून की नसें होती हैं, तो खून की नस या नर्व्स जो होती हैं सेंसेशंस कैरी करती हैं, वो डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा जैसे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन है तो वहाँ पे बाइल डक्ट होती है, वो डैमेज हो सकती है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी हर ऑपरेशन में होती है। एज ए ट्रेंड सर्जन जो अच्छी फैसिलिटी में प्रॉपर सर्जिकल असिस्टेंस के साथ होता है तो ये रिस्क बहुत लो होती है, लेकिन ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी डैमेज या इंजरी की रहती है, लेकिन ये इंजरी या डैमेज जो भी है वो सर्जन उसको मैनेज कर लेता है, उसको रिपेयर कर देता है, उसको कंट्रोल कर लेता है और पेशेंट को यूजुअली कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। बट ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा एक रिस्क इसका हो सकता है। फिर अब हम आते हैं दूसरी एक मेजर जो इशू है सर्जरी से रिलेटेड, वो है इन्फेक्शन का। तो इन्फेक्शन बेसिकली सर्जरी के बाद कई अलग अलग तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। एक हम लोग बोलते हैं जो सर्जिकल इन्फेक्शन या टाँकों में इन्फेक्शन है। जो भी कट होता है, कट को जब हम सूचर करते हैं तो उस एरिया में स्किन में या स्किन के नीचे के एरिया में इन्फेक्शन होना एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो टाइप ऑफ सर्जरी के हिसाब से उसका रिस्क वेरी करता है। जो बिल्कुल साफ सर्जरी, क्लीन सर्जरी हम लोग बोलते हैं, उसमें वो रिस्क 1 या 2% हो सकता है। लेकिन अगर वो रिस्क सर्जरी थोड़ी सी जो है टिश्यू है जहाँ से इंटेस्टाइन्स हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो उसमें से जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें बैक्टीरिया नेचुरली होते हैं, ऐसी सर्जरी होती है तो इन्फेक्शन का रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है। और कई बार होती है कि इमरजेंसी सर्जरी है पेट में, जैसे अगर पेरिटोनाइटिस या पस बना हुआ है तो ऐसे में इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो किस टाइप की सर्जरी है उससे ये टाँकों के इन्फेक्शन का रिस्क डिसाइड होता है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ सर्जरी के अराउंड रूटीन में किया जाता है। 1 डोज 2 डोज क्लीन सर्जरी में भी देते हैं ताकि इन्फेक्शन का रिस्क नेग्लिजिबल हो।
और दूसरे सर्जरीज में वो थोड़ा लंबे टाइम तक, कई बार 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा और इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे डीप इन्फेक्शन है, जैसे पेट की हम सर्जरी करते हैं तो कई बार पेट के अंदर पस का कलेक्शन या इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हम लिवर के ऊपर बोलते हैं डायफ्राम के नीचे पस का कलेक्शन है, या पेट में लोअर एब्डोमेन में पेल्विस में पस का कलेक्शन है। ये जनरली सर्जिकल प्रोसेस में अगर कहीं पे ब्लड कलेक्ट हुआ, वो इन्फेक्शन हो गया, या आंतों में एक से कहीं से स्टूल्स की लीकेज हुई है, इस तरह की चीज़ों की वजह से ये अंदर के इन्फेक्शंस कई बार डेवलप होते हैं। इसके बाद जो और इन्फेक्शन सर्जरी के अराउंड हो सकते हैं सर्जरी के बाद, उसमें एक है लंग्स का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हम लोग उसको बोलते हैं। और जनरली इसका रिस्क रिलेटेड होता है कि अगर पेशेंट को बेहोश किया गया तो उसके लिए बेहोशी के लिए अंदर ट्यूब डाली जाती है, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। फिर जैसे पेट के ऑपरेशन या चेस्ट के ऑपरेशन होते हैं तो पेन की वजह से कई बार पेशेंट की ब्रीदिंग बहुत डीप नहीं हो पाती है। जब ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो नॉर्मल में जो म्यूकस या बलगम बनता है वो पेशेंट उसको खांस नहीं पाता, बाहर नहीं निकाल पाता, और वो अंदर इकट्ठा होने लगता है। और जब वो इकट्ठा होता है तो लंग्स में कुछ कुछ टिश्यू कोलैप्स होता है, एटलेक्टिसिस बोलते हैं, और वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है। इसके अलावा एक और इन्फेक्शन होता है यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, और जनरली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की रिस्क है ये रिलेटेड होती है कैथेटराइजेशन से। तो अगर सर्जरी थोड़ी सी भी बड़ी होती है, लंबी होती है, तो हम लोग एक कैथेटर डालते हैं ताकि यूरिन की आउटपुट भी हमें पता लगती रहे और वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन कैथेटर डालने की प्रोसेस के साथ थोड़ा सा रिस्क एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा जो एक और इन्फेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बोलते हैं, और जनरली आम भाषा में उसे लोग एक सेप्टिक भी बोलते हैं कि खून के अंदर जो है इन्फेक्शन हो गया। तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एक तो होता है, कई बार सेंट्रल लाइन डाली जाती है लोगों को लॉन्ग टर्म में आईवी फ्लूइड्स देने के लिए, वो एक बड़ी नस में कैथेटर डाल देते हैं और वो 7 दिन 8 दिन 10 दिन रह सकता है। तो कभी कभी ऐसे कैथेटर्स के थ्रू इन्फेक्शन अंदर जा सकता है। इसके अलावा शरीर में जब दूसरे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे पेट के अंदर इन्फेक्शन हुआ, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ, अगर वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो वो वहाँ से भी ब्लड स्ट्रीम में फैल सकता है। सेप्टिसीमिया या सेप्टिक जो टर्म है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ओवरऑल जो ये इन्फेक्शंस की जो रिस्क है, इसमें हर जगह पे उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कैथेटर डालने के लिए स्टेराइल प्रोसेस में कैथेटर डाला जाए, सेंट्रल लाइन है वो एसेप्सिस में डाला जाए, और एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो, सर्जरी की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे स्टेराइल हों, और ये सब प्रोसेस फॉलो किया जाए तो रिस्क काफ़ी लो रहता है, लेकिन थोड़ा रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम आते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पे, तो अगली कॉम्प्लिकेशंस में एक चीज़ होती है, जैसे ये हमने बताया था एनास्टोमोटिक लीकेज वगैरह। कई बार जैसे पेट के अंदर आंतों को हम काटते हैं और जोड़ते हैं, तो वहाँ पे वो जोड़ अगर हील प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसमें कई बार लीकेज हो सकती है। तो ऐसी लीकेज अगर होती है तो इंटेस्टाइन में से जो कंटेंट्स हैं, स्टूल है या लिक्विड कंटेंट्स हैं, वो अंदर लीक होते हैं, वहाँ पे अगेन पस फॉर्मेशन होती है, सेप्सिस होती है, और ऐसे केस में या तो हमें पस को वो एक कैथेटर डाल के नीडल के थ्रू एस्पिरेट करते हैं, या काफ़ी बार दोबारा सर्जरी करने की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद आते हैं हम, एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम लोग बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जनरली ये बात होती है पैर की नसों में। पैर में कुछ नसें तो होती हैं सुपरफिशियल और कुछ होती हैं डीप। तो जो डीप नसें होती हैं उसमें ब्लड की क्लॉटिंग का जो रिस्क है वो ऑपरेशंस के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कैंसर पेशेंट्स में ये रिस्क थोड़ा एवरेज से हाई वैसे भी होता है। तो कैंसर पेशेंट और बड़ी सर्जरी का जब कम्बिनेशन होता है तो ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस का रिस्क सिग्निफिकेंट होता है, और मेजर सर्जरीज में हम लोग इसको रोकने के लिए कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिसे हम लोग, पहले हेपारिन यूज़ होता था और आजकल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिससे ये रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पैर में बड़ा क्लॉट डेवलप होता है तो पैर में दर्द और सूजन आ सकता है, और कभी कभी वो क्लॉट वहाँ से निकल के
और हार्ट के पास जाके लंग्स में फंस जाता है तो पेशेंट को कभी कभी बहुत सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसलिए डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रोसेस है ये इंजेक्शंस का इस्तेमाल है, और एक और चीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं डीवीटी पंप। बेसिकली एक न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस होती है जिसमें एक मशीन छोटा जिसमें पंप होता है, और पैरों पे स्लीव्स हम लोग पहनाते हैं, और ड्यूरिंग सर्जरी जब पेशेंट बेहोश होता है या बाद में आईसीयू में होता है तो वो पंप इंटरमिटेंट कंप्रेशन देता है ताकि वहाँ पे जो एक ब्लड की स्टेसिस या स्टैग्नेशन नहीं हो। अगर स्टेसिस स्टैग्नेशन नहीं होगा तो ये थ्रोम्बोसिस का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो ये दो रास्ते हैं जिससे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही पॉसिबल होता है हम लोग पेशेंट को बैठाना, बेड से बाहर निकलना, चलाना भी शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट एक्टिव होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टेसिस स्टैग्नेशन की रिस्क कम होती जाती है। और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, बट मैं शायद वीडियो को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके वो सेकेंड हाफ वीडियो में शेयर करूँगा और बाकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और डेफिनेटली आप नोटिफिकेशंस को, अलर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कैंसर और कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड यूज़फुल जानकारी हम आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहेंगे, और आपका जो हमारे प्रति जो प्रेम है, हमारे चैनल्स में इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो आप सब लोगों के प्रेम की, इंटरेस्ट की वजह से हैं। उसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू।